वेलकम अगेन इन कंसेप्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जॉन लॉक। जॉन लॉक के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो जैसा कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर चर्चा जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमने जो है बहुत सारे थिंकर्स के ऊपर चर्चा की। हमने हॉब्स के ऊपर चर्चा की, हमने अरस्तु के ऊपर चर्चा की, प्लेटो के ऊपर चर्चा की, मैकियावेली के ऊपर हमने चर्चा की, ठीक है। तो इसी सीरीज में जो अगला जो विचारक है वो है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक का जो जन्म हुआ था वो था 1632 में, ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 1704 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, जॉन लॉक का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था। मीन्स जो हॉब्स था और जो जॉन लॉक था, इनका जो जन्म है हुआ वो लगभग एक ही पीरियड में हुआ, लगभग एक ही कालखंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। तो क्योंकि उस समय इंग्लैंड जो था एक बहुत बड़ी गृहयुद्ध के दौर से गुजर रहा था, एक बहुत बड़े जो है संकट से वहाँ पे गुजर रहा था। क्योंकि इस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि स्पेन ने वहाँ पे आक्रमण किया हुआ था। तो वहाँ की जो स्थिति थी बहुत अराजकतापूर्ण थी, बहुत अनिश्चित जो स्थिति थी वहाँ पे, बहुत अराजकता की स्थिति थी। व्यवस्थाएं वहाँ पे जो है एकदम से जो है पूरी चरमरा गई थी, ठीक है। तो उस समय जो जन्म हुआ था वो जॉन लॉक का भी जन्म उसी पीरियड में हुआ था। तो जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड के प्यूरिटन परिवार में हुआ था, और इसीलिए इसको एक प्यूरिटन क्रांति भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी प्यूरिटन नामक स्थान में, ठीक है। तो इसलिए इसको प्यूरिटन क्रांति भी कहा जाता है, जो उस समय वहाँ पे एक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है। तो जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड के प्यूरिटन परिवार में हुआ था, ठीक है। जॉन लॉक इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का गवाह रहा। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है। तो उसी समय जो है जॉन लॉक भी उस कालखंड में जो है वहाँ पे था, ठीक है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और वो सारे हालातों को देख रहा था, सारी वहाँ की परिस्थितियों को देख रहा था, और उसी के आधार पे उसने अपना क्या दिया? चिंतन दिया, अपना जो वक्तव्य दिया, अपने जो विचार उसने जॉन लॉक ने दिए वो उस संदर्भ में दिए थे। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो विचारक है, ठीक है, कोई भी जो राजनीतिक जो है दार्शनिक है, ठीक है, उसके उसका जो चिंतन है, उसके जो विचार हैं, वो उस समय की, उस क्षेत्र की, उस देश की, उस राज्य की परिस्थितियों से भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से हम जिस प्रकार की परिस्थितियों को देखेंगे, जिस प्रकार की समस्याओं को अपने इर्द गिर्द देखेंगे, अपने परिवेश में देखेंगे, तो निश्चित रूप से एक दार्शनिक का एक जो है नैतिक कर्तव्य होता है कि वो उस कालखंड की समस्याओं को, उस देश की समस्याओं को, उस राज्य की समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दे, ठीक है। और निश्चित रूप से उसका जो विचार है, उसका चिंतन है, उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित होगा। तो जॉन लॉक का जो दर्शन है, जॉन लॉक का जो विचार है, वो भी उस समय क्या हुआ? प्रभावित हुआ था। तो जॉन लॉक इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का गवाह रहा, और जॉन लॉक व्हिग दल का सदस्य था, ठीक है। उस समय इंग्लैंड में दो दल थे, एक को कहा जाता है व्हिग दल, एक को कहा जाता है टोरी दल, ठीक है। तो व्हिग दल और टोरी दल वहां पे दो जो क्या थे? सदस्य थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं आप? तो स्टूडेंट, मैंने आपसे जो है इसमें चर्चा की थी यहाँ पे कि जो जॉन लॉक था, ठीक है, वो व्हिग दल का सदस्य था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक किस दल का सदस्य था, ठीक है। तो क्योंकि इंग्लैंड में उसमें दो दल थे, एक था व्हिग दल, एक था टोरी दल, ठीक है। तो जो व्हिग दल और जो टोरी दल है, ये जो व्हिग दल है, ये संसद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? संसद के, ठीक है। दो यहाँ पे दल थे, एक था व्हिग दल, क्या था? व्हिग दल, ठीक है, और एक था टोरी दल, टोरी दल, ठीक है। तो जो व्हिग थे ये संसद समर्थक थे। किसके समर्थक थे? संसद के, ठीक है। और जो टोरी दल थे ये राजा के समर्थक थे,
ठीक है। ये तो जॉन लॉक जो था वो व्हिग दल का सदस्य भी था, यानी कि संसद के जो समर्थक जो लोग थे उनके साथ ये क्या था, शामिल था। ठीक है, कौन, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, ठीक है, कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है उदारवाद का जनक, जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, और भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जॉन लॉक ये मानता था कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो परिस्थिति है, कोई भी जो विचार है, ठीक है, वो एक अनुभवजन्य होता है, मीन्स एक अनुभव के आधार पे ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए जॉन लॉक को क्या कहा जाता है, अनुभववाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियाँ थी इंग्लैंड की, तो उन तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जॉन लॉक के अंदर जो भी जो है विचार उत्पन्न हुए, जो भी उन समस्याओं के निराकरण के संबंध में जो विचार उत्पन्न हुए, ठीक है, उनका जॉन लॉक ने अपने दर्शन में क्या किया, समावेश किया। ठीक है, तो इसलिए जॉन लॉक क्या कहा जाता है, अनुभववाद का जनक भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जो इंग्लैंड की जो उसमें परिस्थितियाँ थी उस समय जो है हॉब्स ने भी उन परिस्थितियों के संबंध में अपना क्या दिया, विचार दिया, अपना दर्शन दिया। लेकिन हॉब्स का ये कहना था कि जब तक जो है राज्य नहीं होता है, जब तक एक नियंत्रणकारी शक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक वहाँ पे एक अराजकता क्या होगी, स्थिति उत्पन्न होगी। और उस अराजकता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, एक संप्रभु शासक होना चाहिए। और वो संप्रभु शासक कैसे बनेगा, जितने भी राज्य के व्यक्ति हैं, उन राज्य के जो नागरिक हैं, ठीक है, वो आपस में क्या कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, और समझौता करके जो पूरी शक्ति है वो किसको सौंप देंगे, एक निरंकुश संप्रभु शासक को सौंप देंगे, ऐसा हॉब्स का मानना था। ठीक है, लेकिन जो जॉन लॉक ने भी जो है बहुत कहा जाता है कि जॉन लॉक के जो विचार हैं वो हॉब्स के विचारों का ही एक क्या रूपांतरण है। मतलब लियो स्ट्रॉस ने क्या कहा, लियो स्ट्रॉस ने ये कहा कि जॉन लॉक के जो विचार हैं वो हॉब्स के विचारों को चीनी के बक्खर पर लपेटकर बनाए गए विचार हैं। यानी कि चीनी के मतलब उस पर चीनी लपेट के, मतलब उसको और परिशोधित करके, उसको और जो है रिफाइंड करके जो है जॉन लॉक ने अपने यहाँ पे विचार दिए थे। ठीक है, तो इसलिए जॉन लॉक ने क्या कहा, जॉन लॉक ने जो विचार दिए वो हॉब्स के विचारों से ही जो है प्रभावित था। ठीक है, मतलब हॉब्स के विचारों के ही आधार पे उसने अपने विचार दिए। लेकिन जो हॉब्स ने क्या कहा, एक निरंकुश संप्रभु शासक की क्या की वकालत की, एक निरंकुश संप्रभु शासक होना चाहिए, ऐसा हॉब्स ने कहा था। लेकिन जॉन लॉक ने जॉन लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, समान है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो है राज्य का या किसी भी देश का जो है वो सभी व्यक्ति क्या है, प्राकृतिक रूप से समान है। अब अगर सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई अधिकार जमाने का या कोई उसको दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण करने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, समानता है, प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति क्या है, समान है। ठीक है, तो जॉन लॉक ने ये कहा कि एक ऐसा अनुबंध होना चाहिए, राज्य के जो व्यक्ति हैं, राज्य के जो नागरिक हैं, उनके बीच एक ऐसा अनुबंध होना चाहिए जो किसके आधार जो किस पर टिका हो, विधि के आधार पर टिका हो, जो प्राकृतिक विधि पर आधारित हो, जो कुछ नियमों पर आधारित हो, और उस नियमों के आधार पर, उस विधि के आधार पर जो है नागरिक आपस में क्या करें, एक अनुबंध की स्थापना करें, एक बॉन्ड की स्थापना करें, एक न्यास की स्थापना करें, और उस न्यास की जो शक्ति है वो एक शासक को सौंप दी जाए। मतलब वो जो शासक होगा, वो जो संप्रभुता होगी वो निरंकुश नहीं होगी। हॉब्स की संप्रभुता कैसी है, निरंकुश संप्रभुता है, लेकिन लॉक की संप्रभुता निरंकुश संप्रभुता नहीं है। तो लॉक क्या कहता है, लॉक सीमित सरकार का प्रवक्ता है और सीमित संप्रभुता का जनक भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि लॉ ये कहता है कि जो संप्रभु शासक होगा, ठीक है, वो राज्य के व्यक्तियों के मध्य जो अनुबंध हुआ है, जो न्यास की स्थापना हुई है, जो ट्रस्ट की स्थापना हुई है, उस ट्रस्ट की स्थापना के आधार पर, उस अनुबंध के आधार पर ही जो है शासक को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। पर वो निरंकुश नहीं होगा। उसका कार्य ये होगा कि व्यक्तियों के जो अधिकारों का अगर कहीं हनन हो रहा है, व्यक्तियों के अधिकार अगर कहीं आपस में टकरा रहे हैं, प्राकृतिक अधिकार जो हैं, जीवन का अधिकार, जीवन का जो अधिकार है और संपत्ति का जो अधिकार है, ये इनका अगर कहीं हनन हो रहा है या इनमें अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो राज्य का ये दायित्व होगा, संप्रभु शासक का ये दायित्व होगा कि वो उन विवादों का क्या करे, निपटारा करे और राज्य के व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे।
ठीक है, जीवन की रक्षा, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों बातों को जॉन लॉक ने क्या किया, बहुत प्रमुखता से उठाया। उसने कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है, ये एक जो है विधि के आधार पे विधि सम्मत अधिकार है। तो इसलिए उसने क्या कहा, सीमित सरकार व सीमित संप्रभुता का क्या कहा जाता है, उसको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और हॉब्स को क्या कहा जाता है, निरंकुश संप्रभुता का जनक कहा जाता है। मींस वहां पे एक बार अगर शासक को जो है सत्ता सौंप दी जाए तो उसको फिर वापस लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये राज्य के नागरिकों को, राज्य के व्यक्तियों को उस शासक को जो है वापस बुलाए जाने का वहां पे कोई अधिकार नहीं है। जबकि जॉन लॉक के विचारों में ऐसा परिलक्षित नहीं होता है। जॉन लॉक ये कहता है कि जो है शासक जो है वो निरंकुश नहीं होगा, वो एक संप्रभु शासक तो होगा, पर वो कुछ विधिक आधार पे या एक विधि पर आधारित ये क्या होगा, शासक होगा। उसको कुछ नियमों से वो क्या होगा, बधा हुआ होगा। और राज्य के नागरिकों को अगर ये प्रतीत होता है कि वो शासक अपने उत्तरदायित्वों का, जो संप्रभु शासक जो है अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अगर नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको वापस बुला सकते हैं और पुनः नए शासक की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसा जॉन लॉक का मानना है। ठीक है, लॉक ने प्राकृतिक विधि का समर्थन करते हुए संवैधानिक शासन की नींव रखी। ठीक, किसकी नींव रखी, संवैधानिक शासन की नींव रखी। किसने, जॉन लॉक ने। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसने प्राकृतिक विधि का समर्थन किया। ठीक है, प्राकृतिक विधि हम समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक विधि का मतलब है कि जब व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है, तो उसको प्रकृति ने क्या पैदा किया है, स्वतंत्र पैदा किया है। जो भी व्यक्ति किसी स्थान विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य विशेष में जब वो जो है जन्म लेते हैं, तो जॉन लॉक का ये मानना है कि प्रकृति ने उनको सभी रूप से क्या किया है, समान बनाया है। उनके बीच ऐसी कोई आपस में क्या नहीं है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, उनमें कोई ऐसी विषमता नहीं है। तो अगर विषमता नहीं है तो उनको सभी को समान रूप से क्या है, अधिकार है। पर अगर कोई जो राज्य के व्यक्ति अगर कोई अनुबंध बनाते हैं तो वो अनुबंध कंसेंट पर आधारित होना चाहिए, सहमति पर आधारित होना चाहिए। ये मुख्य बिंदु है। जो उनके बीच जो अनुबंध है वो किसके आधार पर होगा, सहमति। सहमति बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। सहमति का मतलब है कंसेंट। ठीक है, कंसेंट किस पर आधारित होगा, कंसेंट पर आधारित होगा, उनकी सहमति पर आधारित होगा। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कहा कि लॉक ने प्राकृतिक विधि का समर्थन करते हुए संवैधानिक शासन की नींव रखी थी। ठीक है, हाँ, लॉक ने राजा के दैवीय अधिकार का भी क्या किया, खंडन किया। दैवीय अधिकार जैसे हमको देखने को मिलता है प्लेटो के दर्शन में, अरस्तु के दर्शन में हमको देखने को मिलता है कि जो अरस्तु और प्लेटो का जो विचार है वो ये मानते हैं कि जो राज्य है, ठीक है, वो राज्य का जो शासक है, जो उसका संप्रभु होगा या जो उसका शासक होगा, वो एक दैवी क्या होता है, शासक होता है। और जो है राजा को जो है ईश्वर ने बनाया है किसी भी राज्य के नियंत्रण के लिए, ऐसा प्लेटो और अरस्तु मानते हैं। ठीक है, लेकिन जॉन लॉक ने इसका क्या किया, खंडन किया। जॉन लॉक ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है, समान रूप से एक समान रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या हुए, समान है। तो इसलिए ऐसा कोई दैवी जो है शासक वहां पे आके जो है शासन की बागडोर संभालेगा या राज्य पे नियंत्रण करेगा, ऐसा उसने उसकी बात का क्या किया, खंडन किया। तो जॉन लॉक ने क्या कहा कि जॉन लॉक ने राजा के दैवीय अधिकार का खंडन किया। लॉक ने विधि आधारित अनुबंध मूलक शासक की क्या की, शासक का क्या है, पक्षधर है। ठीक है, भी राज्य के व्यक्तियों के बीच, राज्य के नागरिकों के बीच एक अनुबंध होगा। वो अनुबंध किस पर आधारित होगा, सहमति पर आधारित होगा, कंसेंट पर आधारित होगा। और तब वो अपने संप्रभु शासक की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे और उसको राज्य की शासन की जो व्यवस्था है उसको संभालने का क्या देंगे, दायित्व देंगे। ठीक है, पक्षधर है। लॉक के अनुसार सरकार को ऐसा सुरक्षित व शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया है जिससे नागरिक समाज की संपत्ति की यथेष्ट रक्षा हो सके। न्यासधारी यदि अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसके संस्थापक उसे वापस बुला सकते हैं। ठीक है, अगर जो अनुबंध के आधार पे या आपसी सहमति के आधार पे जो एक राज्य की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए जो एक शासक की नियुक्ति की गई है या जो एक राजा की नियुक्ति वहाँ पे की जाएगी या संप्रभु शासक की जो नियुक्ति की जाएगी, सीमित संप्रभु शासक की नियुक्ति की जाएगी, अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाता है तो उसको क्या बुलाया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये जो है किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। और ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जॉन लॉक के बारे में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम इसी को जो है जॉन लॉक के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी इसमें आगे अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। ठीक है,
हाँ, तो इसी क्रम में अब देखिए, जो जॉन लॉक ने ये माना कि जॉन लॉक ने कहा कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता के ऊपर जो जॉन लॉक ने जो विचार दिए, कि जॉन लॉक ने कहा कि व्यक्ति की तीन प्रकार के जो अधिकार हैं, ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है, उनको उनकी रक्षा करना राज्य का क्या होगा, दायित्व होगा, उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ऐसा जॉन लॉक का विचार है, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। ठीक है, तो जॉन लॉक का स्वतंत्रता संबंधी विचार, जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संवर्धन करती है। राज्य के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं है, परंतु निरंकुश राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है। स्वतंत्रता का विचार संविधानवाद में ही संभव है, अर्थात शासन सत्ता को सीमित किए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। थोड़ा हम इसको स्पष्ट कर दें कि क्या जॉन लॉक यहाँ पे क्या कहना चाहता है। जॉन लॉक ने ये कहा कि जो स्वतंत्रता है वो वास्तव में एक निरंकुश शासक के अंतर्गत या एक निरंकुश शासक के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि अगर शासक निरंकुश होगा तो वास्तव में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वहाँ पर निरंकुश शासक, जो निरंकुश संप्रभु शासक है, उसी का आदेश क्या होगा, मान्य होगा। वो जैसा आदेश अपने राज्य को देना चाहे, जिस प्रकार राज्य से कार्य करवाना चाहे, वो वहाँ पर करवा सकता है, जैसा कि वर्तमान में चाइना में हमको देखने को मिलता है। क्योंकि चीन में जो है सारी सुख सुविधाएं तो सारी उपलब्ध हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता नहीं है। तो अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो वास्तव में हम एक जो प्राकृतिक जो अधिकारों की वहाँ पे कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जॉन लॉक ने क्या कहा कि जो है जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संवर्धन करती है, क्योंकि जॉन लॉक ये मानता था कि जो शासन पद्धति होनी चाहिए, जो शासन होना चाहिए, जो राज्य होना चाहिए, वो एक विधि के आधार पर होना चाहिए, एक कुछ विधि के आधार पर होना चाहिए, कुछ नियमों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें जो है विधि मतलब किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, बल्कि विधि के अनुसार शासन होगा, जैसा कि वर्तमान में भारत में भी देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे वहाँ किसी जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो शासन सत्ता संचालित होती है, वो संविधान के अनुसार संचालित होती है, नियमों के अनुसार संचालित होती है, विधि के अनुसार संचालित होती है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार क्या होती है, संचालित होती है। वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का अपना कोई विचार जो है राज्य के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। तो इसलिए उसने कहा कि लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का क्या करती है, संवर्धन करती है। राज्य के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं है। वास्तव में अगर राज्य नहीं होगा तो वहाँ पर एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक जो है अनिश्चितता की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। और इस अराजकता को समाप्त करने के लिए, अराजकता को नियंत्रित करने के लिए क्या होना चाहिए, एक राज्य का होना क्या है, बहुत जरूरी है, और एक शासक का होना क्या है, जरूरी है। पर वो जो शासक होगा, जो राज्य होगा, वो विधि के आधार पर होगा, वो संविधान के आधार पर होगा। इसीलिए लॉक को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, परंतु निरंकुश राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है। स्वतंत्रता का विचार संविधानवाद में ही संभव है, अर्थात शासन सत्ता को सीमित किए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। ठीक है, क्या कहा था, शासन सत्ता को सीमित किए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। उसने कहा कि जो राज्य है, जो वो पूरा एक चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर राजा निरंकुश हो जाएगा तो वास्तव में उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ विधि होनी चाहिए, कुछ कानूनों का, कुछ नियमों का क्या होना चाहिए, वहाँ पर प्रयोग होना चाहिए, कुछ नियम वहाँ पर होने चाहिए, जिनके आधार पर उस निरंकुश शासक को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, और राज्य की भलाई में क्या किया जा सके, कार्य किया जा सके। ठीक है, तो स्वतंत्रता का विचार संविधानवाद में ही संभव है, अर्थात शासन सत्ता को सीमित किए बिना स्वतंत्रता का विचार संभव नहीं। और वास्तव में ये बहुत बड़ी बात लॉक ने कही कि अगर शासन सत्ता को हम सीमित नहीं करेंगे, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का अगर प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, तो शासक क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर दो ही विकल्प हमारे पास रहते हैं, या तो अराजकता की स्थिति या फिर शक्तिशाली राजा। ठीक है, तो इसके कोई दूसरा विकल्प वहाँ पे हॉब्स के टाइम उपलब्ध नहीं था, लेकिन इस अराजकता और शक्तिशाली राजा के बीच का एक विकल्प जॉन लॉक ने दिया, उसे कहा जाता है संविधानवाद। ठीक है, उसे कहा जाता है विधि के आधार पर शासन, यानी कि विधि यानी नियमों के आधार पर जो है राज्य को क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, ए लेटर ऑन टॉलरेशन में धार्मिक स्वतंत्रता पर जॉन लॉक ने बल दिया, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता अंतःकरण का विषय है। राजा प्रजा को अपना धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक, ऐसा जॉन लॉक ने कहा। जॉन लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार, अपनी अंतःकरण के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार क्या है, धर्म को अपनाने का क्या है, अधिकार है। राजा प्रजा पे अपने धर्म को थोप नहीं सकता है, क्योंकि जो राजा होता था इंग्लैंड में, वो जनरली क्या होता था, एक कैथोलिक जो है विचारधारा का होता था। तो जॉन लॉक ने इसका खंडन किया। जॉन लॉक ने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राजा अगर कैथोलिक धर्म को अपनाए तो प्रजा भी किसको अपनाए, कैथोलिक धर्म को ही अपनाए। ठीक है, इसका उसने बहुत घोर विरोध किया। तो उसने कहा कि जो है राजा है वो अपनी प्रजा को अपने धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, उसने कहा कि निरंकुश व्यक्तिवादी राजा पिता के समान है। उन्होंने कहा जैसे जो
पितृसत्तात्मक जो सत्ता होती है उसमें क्या होता है कि जो पिता होता है, ठीक है, वो जो भी आदेश अपने परिवार के लिए करता है, जो भी नियम अपने परिवार के लिए बनाता है, वो नियम उसके परिवार के सदस्यों को पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, तो जॉन लॉक ने इसका खंडन किया। जॉन लॉक ने कहा कि निरंकुश व्यक्तिवादी राजा पिता के समान है, अर्थात राजा को जो निरंकुश शक्तियाँ जो है नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि जो है जो राज्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पैटर्नल होना चाहिए। मीन्स राजा और प्रजा के संबंध वहाँ पर जो है होने चाहिए, ना कि बाध्यकारी। ठीक है, तो लॉक के अनुसार राजा की भूमिका पिता की तरह बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। राजा का या राज्य का दायित्व नाइट वॉचमैन, रात्रि प्रहरी की तरह होना चाहिए। जॉन लॉक ने ये कहा कि जो राजा है, जो संप्रभु शासक है, उसका जो रोल है, उसका जो दायित्व है, वो एक नाइट वॉचमैन की तरह है। मतलब वो व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, उसकी संपत्ति की रक्षा करे, पर वो व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने का राज्य को कोई अधिकार नहीं है। शासक को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। उसका कार्य यह है कि वो राज्य में एक उचित व्यवस्था बना के रखे, एक अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए या अराजकता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक जो है वहाँ पर व्यवस्था बना के रखे। ठीक है, तो एक नाइट वॉचमैन की तरह वो क्या करे, कार्य करे। मीन्स व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, व्यक्ति अपने अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र हैं, अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अपनी पूंजी का संवर्धन करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी संपत्ति की को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वहाँ पर राज्य का कोई वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य तभी हस्तक्षेप करेगा जब उसके इन अधिकारों का जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जो है संपत्ति के अधिकारों का क्या होगा, हनन होगा, या इन पे अगर कहीं से हस्तक्षेप अगर होगा, इनमें अगर टकराव की स्थिति पैदा होगी, तो वहाँ पर राजा क्या करेगा, अपना हस्तक्षेप करेगा या राज्य अपना हस्तक्षेप करेगा। ऐसा जॉन लॉक का मानना है, ऐसा जॉन लॉक का स्वतंत्रता संबंधी विचार है। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, और वास्तव में जॉन लॉक ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर विधि नहीं है तो वास्तव में हम वहाँ पे स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे हम अगर किसी जो है शहर में या किसी मतलब किसी जगह अगर रात के 12 बजे अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य का यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं होगा। हाँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके अगर हमारे ऊपर रॉबरी करता है, हमारी जो अगर हम कोई सामान अगर ले जा रहे हैं उसको लूटता है, ठीक है, या हमसे कोई छीना झपटी वहाँ पे करता है, ठीक है, या हमारी वहाँ पे जो हम वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हस्तक्षेप करता है तो वहाँ पर राज्य दिखाई देगा किसके रूप में, पुलिस के रूप में या शासन प्रशासन के रूप में राज्य हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। ये जॉन लॉक का मानना है कि राज्य का दायित्व क्या है, नाइट वॉचमैन की तरह है। मतलब व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना ही राज्य का क्या है, कर्तव्य है, दायित्व है। और इसके अलावा राज्य व्यक्ति के निजी मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जॉन लॉक का मानना है। ठीक है, हाँ, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, इसी क्रम में आगे हम जॉन लॉक को देखते हैं। ठीक है, जॉन लॉक का राज्य हस्तक्षेपवादी राज्य है, लेजिस फेयर स्टेट की वकालत लॉक ने की थी। ठीक है, लॉक का ये कहना था कि जो राज्य है, ठीक है, उसका कार्य व्यक्तियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं है। ठीक है, वो क्या है, हस्तक्षेपवादी राज्य है। ये राज्य का यही कर्तव्य होगा यदि व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा पे कहीं पर खतरा हो, स्वतंत्रता पे कहीं पर खतरा हो, संपत्ति के अधिकार पे अगर कहीं खतरा हो, तो वहाँ पे राज्य अपना क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा राज्य का अपना कोई भी ऐसा रोल नहीं होगा। राज्य व्यक्तियों के निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात लॉक का राज्य हस्तक्षेपवादी राज्य है, जो क्या कहा जाता है, लेजिस फेयर कहा जाता है। लेजिस फेयर में यद भाव्यम, जिसे जो अच्छा लगे वो करे। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अपने अनुसार अपना व्यवसाय करने के लिए, अपनी अनुसार जीने के लिए, अपनी संपत्ति का संवर्धन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी को क्या कहा जाता है, लेजिस फेयर कहा जाता है। मीन्स यद भाव्यम, जिसे जो अच्छा लगे वो करे। ठीक है, राज्य का एक ही दायित्व होगा कि एक नाइट वॉचमैन की तरह, रात्रि प्रहरी की तरह क्या करना, कार्य करना। ठीक है, राज्य का कर्तव्य स्वास्थ्य शिक्षा देना नहीं है, अपितु हस्तक्षेप को रोकना है। देखिए, ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो विचार आया ये बाद में आया, ये है लोक कल्याणकारी राज्य का विचार। ठीक है, लेकिन जो लॉक ने कहा, लॉक का जो मानना था कि वो लॉक इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि राज्य का कर्तव्य स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य नहीं है, किंतु राज्य का कर्तव्य क्या है, हस्तक्षेप को रोकना है। ऐसा लॉक का मानना था।
ठीक है। लॉक ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉक ने कहा कि जो सीमित संवैधानिक शासन होगा, जो एक नियंत्रित शासन होगा, जो सीमित संप्रभु शासन होगा, ठीक है, वो वहाँ पे उसको बनाने के लिए, उसको जो है मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, उसने क्या दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि जो न्यास है, जो पूरे राज्य है, राज्य एक सरकार के माध्यम से संचालित किया जाएगा, एक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाएगा, एक सरकार के माध्यम से संचालित किया जाएगा। और सरकार के कितने अंग होंगे, 3 अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उसने एक ही साथ जो है रखा। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लॉक ने के शक्ति पृथक्करण के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं और कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका या न्यायपालिका है, एक है संधि निर्मात्री समिति। ठीक है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो 2 देशों के मध्य कोई संधि होती है तो उसके लिए उसने अलग से एक भाग बताया सरकार का, उसको बोलते हैं संधि निर्मात्री समिति। ठीक है, तो ये 3 भाग क्या होंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक दूसरे जो है कोई भी सरकार का कोई भी अंग अगर प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक को दूसरे पर क्या करेगा, अंकुश लगाने का क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सरकार की जो शक्तियाँ क्या होंगी, सीमित होंगी, वो क्या होंगी, बढ़ी हुई होंगी, जिससे कोई भी जो सरकार का जो अंग है, कोई भी जो भाग है या जो संप्रभु शासक है ना, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। उस पर एक चेक एंड बैलेंस की जो वो है दृष्टि है, या चेक एंड बैलेंस की जो शक्ति है, वो हमेशा क्या रहेगी, जुड़ी रहेगी, ताकि वहाँ पे अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो, वहाँ पे निरंकुश जो है शासक की स्थिति उत्पन्न ना हो, या निरंकुश राज्य जो है वो राज्य एक राज्य है निरंकुश राज्य न बने। तो इसके लिए उसने क्या कहा, शक्ति को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, जबकि हॉब्स के उसमें एक ही विकल्प था, या तो अराजकता की स्थिति या शक्तिशाली राजा। ठीक है, पर उसने शक्ति को 3 भागों में बांट दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और संधि निर्मात्री समिति में उसने इसको बांट दिया। ठीक है, बाद में मोंटेस्क्यू ने इसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा। जो ये विभाजन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाला, ये मोंटेस्क्यू ने किया। ठीक है, और जो लॉक का विभाजन है वो ये है। ठीक है, लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का विचार। ठीक है, अब लॉक ने एक तो क्षमता का विचार दिया, दूसरा क्या दिया, प्राकृतिक अधिकारों का विचार। लॉक ने सरकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं दिए, बल्कि सरकार को प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपयोगी बताया, उपयोगी माना। ये लॉक का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण विचार है। लॉक ने ये कहा कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार व्यक्ति को कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं देती है, या सरकार का ये काम नहीं कि व्यक्ति को कोई प्राकृतिक अधिकार दे या कोई राइट्स दे। देखिए, राइट्स तो व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त है, राइट तो जो है प्रकृति ने व्यक्ति को दिए हैं, अधिकार जो है प्रकृति ने व्यक्ति को दी है, समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति ने समान रूप से पैदा किया है, समान रूप से अधिकार दिए हैं। तो ये राज्य का ऐसा कोई दायित्व नहीं है, राज्य ऐसा कोई एहसान जो है अपने नागरिकों के ऊपर नहीं कर रहा है, राज्य अपनी जो है व्यक्तियों के ऊपर ऐसा कोई बहुत बड़ी कृपा नहीं कर रहा है। ठीक है, राज्य का तो कार्य ये है कि उन अधिकारों की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, एक न्यास की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो लॉक ने सरकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं दिए, बल्कि सरकार को प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपयोगी बताया। तो सरकार की जो उपयोगिता लॉग यहाँ पर बताता है, लॉग ये कहता है कि सरकार का दायित्व यह है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे, न कि व्यक्तियों को अधिकार देने के लिए सरकार की नियुक्ति की जाए। ऐसा लॉग ने नहीं, ऐसा लॉग ने कहा। लॉग का ये कहना था कि सरकार की जो नियुक्ति की जाएगी, ऐसी जो एक न्यास की जो स्थापना की जाएगी, व्यक्ति के अधिकारों के लिए की जानी चाहिए या की जाएगी। इसी को क्या कहता है, संवैधानिक शासन भी कहा जाता है, यानी विधिक शासन भी कहा जाता है। ठीक है, लॉक के अनुसार जिस भी प्राकृतिक वस्तु में व्यक्ति अपनी प्रतिभा व क्षमता मिला देता है, वो व्यक्ति की हो जाती है, अथवा यह जीवन के अधिकार का विस्तार है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रतिभा है, हमारी जो क्षमता है, ठीक है, वो हमारे जीवन से ही हमको मिली हुई है ना, बाय बर्थ हमको मिली हुई है, प्राकृतिक रूप से हमको मिली हुई है। तो अगर हम किसी भी प्राकृतिक वस्तु में उसमें अपनी क्षमता को मिला देते हैं, उसमें अपनी प्रतिभा को मिला देते हैं, तो वास्तव में उस संपत्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर हमारा क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, वस्तु हमारी संपत्ति बन जाती है। इस अर्थ में सबसे बड़ी संपत्ति हमारा शरीर है। ठीक है, अर्थात हमको हमारा जीवन है, अर्थात हमको अपने जीवन को सुरक्षित रखने का पूर्ण रूप से क्या है, अधिकार है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप होगा तो वहाँ पे राज्य का ये दायित्व है कि राज्य हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए आगे आए, और राज्य हमारे जीवन की क्या करे, रक्षा करे। राज्य अपने राज्य के व्यक्तियों के जीवन की क्या करे, रक्षा करे। ठीक है, तो इसलिए उसने संपत्ति के अधिकार को बहुत ज़्यादा बल दिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे एक व्यक्तिवादी विचारधारा को, उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि
एक विधि के आधार पर शासन होना चाहिए, जिसमें जीवन के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, और संपत्ति की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और संपत्ति की रक्षा क्यों होनी चाहिए? जैसे लॉ ने मैंने आपको बताया कि लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है कि व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा अगर किसी वस्तु में मिला दी जाती है तो वो वस्तु पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है, वो वस्तु उसकी क्या हो जाती है, संपत्ति बन जाती है, और किसी दूसरे व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति की संपत्ति छीनने का या संपत्ति को अधिकृत करने का या संपत्ति को लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है राज्य में एक जो है यह राज्य भी अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं ले सकता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की निजी संपत्ति है, उसमें उसने अपना श्रम मिलाया है, उसमें अपना पुरुषार्थ मिलाया है, उसमें उसने अपनी क्षमता मिलाई है, अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया है, तो वो व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति है। और व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति का संवर्धन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और राज्य का दायित्व है कि व्यक्ति की संपत्ति की क्या करे, रक्षा करे। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो उसने कहा, उसने एक 3 प्रकार की जो चीज़ें उसने बताई। एक तो राज्य जीवन की रक्षा करे और स्वतंत्रता की रक्षा करे, स्वतंत्रता का संवर्धन करे, और संपत्ति की रक्षा राज्य का दायित्व है। ठीक है, ये संपत्ति। ठीक है, तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की उसने क्या की, वकालत की। संपत्ति के अधिकार का क्या किया, संरक्षण किया जॉन लॉक ने। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा हम लगभग हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, क्यों कभी कभी जॉन लॉक को उदारवादी व्यक्तिवादी भी बोला जाता है। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि उदारवादी व्यक्तिवादी क्यों बोला जाता है। वास्तव में बोला जाना चाहिए, क्योंकि जॉन लॉक ने व्यक्ति को प्रमुखता दी। जॉन लॉक का ये मानना था कि व्यक्ति प्रमुख है, क्योंकि व्यक्ति की किसी भी प्रकार की जो रक्षा करना वो राज्य का दायित्व है, और व्यक्ति अपने अनुसार जीने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, अपनी संपत्ति का संवर्धन करने के लिए, रक्षा करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। हाँ, जॉन लॉक का ये मानना था कि व्यक्ति संपत्ति को नष्ट ना करे और कुछ संपत्ति अन्य व्यक्तियों के लिए भी छोड़ दे, जिससे समाज में क्या बना रहे, सामाजिक संतुलन बना रहे। मतलब ऐसा ना हो कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो, कि ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को जो है मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, और किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा क्या है, अथाह अकुत संपत्ति जो है संचित हो जाए। ठीक है, ऐसा जो है एक असंतुलन समाज में पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी जो संपत्तिशाली जो वर्ग है, वो किसी जो है दुर्बल जो वर्ग है, जो जिनके पास संपत्ति नहीं है, उस संपत्तिशाली वर्ग को, उस दुर्बल वर्ग को दबाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पर वही बात आ जाती है कि उस व्यक्ति को भी, जो दुर्बल व्यक्ति है, जो समाज के जो हाशिए के लोग हैं, तो उनको भी जो है अपने अनुसार अपनी प्राकृतिक जो है स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, उनको भी अपनी जीवन की रक्षा का अधिकार है, उनको भी अपनी संपत्ति का संवर्धन करने का अधिकार है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है, एक डायलेमा अगर पैदा होता है, एक अनिश्चितता अगर पैदा होती है, तो यहाँ पे राज्य का ये दायित्व है कि राज्य उनकी भी क्या करे, अपने राज्य के सभी नागरिकों की क्या करे, रक्षा करे, और उनकी जो है अधिकारों का क्या करे, संरक्षण करे। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे जॉन लॉक के बारे में की थी। ठीक है, अब हम थोड़ा जॉन लॉक की कुछ रचनाएं यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा जॉन लॉक का जो टॉपिक है, या जो जॉन लॉक के जो विचार हैं, ठीक है, इसमें हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे हमने चर्चा की है। ठीक है, तो हम जॉन लॉक की कुछ रचनाएं देख लेते हैं, या जॉन लॉक की जो पुस्तकें हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनको हम एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आज का टॉपिक यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए जॉन लॉक की जो रचनाएं हैं, पहली जॉन लॉक की रचना है A letter on toleration। A letter on toleration, ये जॉन लॉक की पहली रचना है, या जॉन लॉक की मुख्य रचना है, A letter on toleration। ठीक है, अगली है Two treatises on civil government। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरी है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी जॉन लॉक की मुख्य रचना है। ठीक है, तो ये रचनाएं भी एग्जाम पूछी जाती हैं कि जॉन लॉक कौन कौन सी रचनाएं, ए लेटर ऑन टॉलरेशन, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट,
और ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जॉन लॉक के बारे में हमने बहुत डिटेल से यहाँ पे चर्चा की, बहुत जॉन लॉक के क्या क्या विचार हैं, किस प्रकार का जॉन लॉक का दर्शन है और किस परिस्थितियों में जॉन लॉक का जन्म हुआ था, क्या क्या बातें जॉन लॉक ने यहाँ पे कही, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे स्टडी की हैं। ठीक है, इसलिए जॉन लॉक को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, अनुभववाद का जनक भी जॉन लॉक को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, ठीक है, और उसको व्यक्तिवाद का समर्थक भी कहा जाता है, उदारवादी व्यक्तिवादी भी जॉन लॉक को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, ये हमने सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा की हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको सारी चीज़ें आप उसको डिटेल में जो है सुनिए, डिटेल में देखिए, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी और परीक्षा के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इससे सारे तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, नियमित रूप से मैं हम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए, लेकिन आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप देख तो रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ये तो प्रकृति का नियम है, कोई व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को करता है तो अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलता, अगर उसको जो है उसका मनोबल अगर नहीं बढ़ता, तो व्यक्ति के अंदर एक जो है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जो है जन्म लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, ये मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है अपना कमेंट्स आप जरूर कीजिए कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मुझे क्योंकि इसका पता ही नहीं लग पा रहा है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो पा रही है या नहीं हो पा रही। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। और हम अगला वीडियो लेके आएंगे यहाँ पे जो आधुनिक जो विचारक हैं, इसके बाद जॉन लॉक के बाद जो किस प्रकार का दर्शन जो है चेंज हुआ, किस प्रकार के जो है राजनीतिक दर्शन में किस प्रकार की उथल पुथल उत्पन्न हुई, किस प्रकार चिंतन जो है बदला, चिंतन का स्तर कैसे बदला, ये हम आगे लेके आएंगे। बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर हमारा अगला वीडियो होगा। तो आप बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।